हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग आदिकाल पढ़ रहे हैं और आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य पे बात हो चुकी है। और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज विद्यापति और अमीर खुसरो को पढ़ते हुए ये आदिकाल का अंत करेंगे। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए कि किस प्रकार से विद्यापति और अमीर खुसरो से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अंत करते हैं। और इस पे एक प्रश्नोत्तरी की जाएगी जिसमें आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 10 सालों के अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी परीक्षाओं में, उस पे बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सर्वप्रथम विद्यापति के गुरुजी का नाम देख लीजिए, पंडित हरि मिश्र था। उसके बाद विद्यापति का जो जन्म स्थान था वो बिहार प्रांत के दरभंगा जिला था। वैसे गांव का नाम तो पूछता नहीं है, बाकी अगर ध्यान रखे रहिए, क्या पता पूछ ही लिया जाए। बिपसी नामक गांव के निवासी थे। विद्यापति ने 3 भाषाओं में रचनाएं की हैं, जिसमें संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली भाषाएं शामिल हैं। तो सभी रचनाओं को तो ध्यान रखना जरूरी ही है, बाकी ये भी ध्यान रखिए कि कौन कौन सी रचना किस किस भाषा में किए हैं। तो आपकी जो संस्कृत भाषा है उसमें इन्होंने शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, उसके बाद भूप परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा। ये पुरुष परीक्षा से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। इनकी संस्कृत की रचना है। विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक वर्णकृत्य। तो ये रही इनकी संस्कृत की रचनाएं। उसके बाद इनकी अवहट्ट भाषा में रचित रचना सिर्फ 2 है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। और कभी कभी इसमें पूछ देता है कीर्ति लता और कीर्ति पताका में किसका वर्णन है। तो जो कीर्ति लता है उसमें कीर्ति सिंह का वर्णन है, राजा कीर्ति सिंह। और जो कीर्ति पताका है इसमें राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। तो पताका जो है उसमें शिव सिंह का वर्णन है, कीर्ति पताका। और कीर्ति लता जो है उसमें कीर्ति सिंह का वर्णन है। तो आप अपने हिसाब से इसके ट्रिक बना करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ध्यान में रहना चाहिए कि किस रचना में किसका वर्णन है। तो कीर्ति लता कीर्ति सिंह, कीर्ति पताका शिव सिंह। उसके बाद इनकी एक रचना है मैथिली में, नहीं मैथिली में 2 है, एक नाटक है, एक पदावली है। तो मैथिली में पदावली और एक गोरक्षा विजय नाटक है इनका। इस नाटक को कई विद्वानों ने पहला नाटक माना है। जैसे दशरथ ओझा हैं, वो भी गोरक्षा विजय जो नाटक है इसको पहला नाटक मानते हैं। तो यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। गोरक्ष विजय गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिल में शामिल है। मतलब ये जो नाटक लिखा गया है इसमें जो गद्य पोर्शन है वो संस्कृत में है, और जो इसमें कविताएं शामिल हैं, जो गाने वाले वाक्यांश हैं, वो पद्य में हैं। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें टोटल कितनी रचनाएं हैं। तो ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो विद्यापति की कुल 13 रचनाएं हैं। संख्या भी पूछ सकता है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि विद्यापति किसके राज दरबार में रहते थे। तो ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। इन्होंने श्रृंगारी, भक्त, रहस्यवादी कवि माना जाता है। तो इनको मानने के पीछे कई विद्वानों के मत हैं। हर विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से उनको भक्त, श्रृंगारी और रहस्यवादी कवि माना है।
तो जिसमें हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने इनको श्रृंगारी कवि माना है। जबकि भक्त कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास, इन्होंने इनको भक्त कवि माना है। रहस्यवादी कवियों में इनको जो रहस्यवादी मानते हैं उसमें जॉर्ज ग्रियर्सन है, यही प्रमुख हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ही पूछा जाता है और किसी को उतना पूछते नहीं हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन से विद्वान ने उनको क्या माना है। ज़्यादातर प्रमुखता से ध्यान देने के लिए है कि रामचंद्र शुक्ल श्रृंगारी माने हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्त माने हैं और ग्रियर्सन रहस्यवादी माने। ये 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी और चीज़ अगर दिमाग में रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा है? तो इसको बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि विद्यापति को बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा है। उसके बाद विद्यापति के श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर किसने माना है? तो ये प्रश्न पूछा गया है प्रश्न। तो विद्यापति के जो पदावली के श्रृंगारिक पद हैं उसको नागिन की लहर निराला जी माने हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो इस पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि नागिन की लहर विद्यापति के पदावली के पदों को जो श्रृंगारिक पद हैं उनको किसने माना है? तो निराला जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और शुक्ल जी का स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में क्या कहा है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रहना ही चाहिए कि ये शुक्ल जी ने विद्यापति के संदर्भ में कहा है। ये स्टेटमेंट दे करके पूछ देता है कि किसके संदर्भ में कहा गया है, या ये दे देता है कि विद्यापति के संदर्भ में ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये स्टेटमेंट शुक्ल का है और शुक्ल ने विद्यापति को कोट करते हुए कहा है। ओके, विद्यापति को कुछ उपाधियां दी गई हैं और ये उपाधियां मान लीजिए कोई दे करके पूछ दिया गया कि निम्नलिखित में से मैथिली कोकिल उपाधि किसको दी गई है, या निम्नलिखित में से अभिनय जयदेव किसको कहा गया है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये विद्यापति के लिए ये 8 उपाधियां दी गई हैं, जिसमें अभिनय जयदेव है, कवि शेखर है, कवि कंठहार है, नव कवि शेखर है, खेलन कवि है, दशावधान है, पंचानन है, मैथिल कोकिल है। इसमें ज़्यादातर महत्वपूर्ण आपका मैथिल कोकिल है, ओके, और अभिनय जयदेव है। ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें तो 2 चीज़ें तो बहुत ध्यान रखिएगा, बाकी और भी थोड़ा अपने दिमाग में रखे रहिए कि हाँ ये चीज़ें इनको दी गई हैं उपाधि के तौर पे। उसके बाद विद्यापति किस धर्म के अनुयायी थे या किस संप्रदाय के कवि थे? तो विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। तो ये इनका संप्रदाय भी याद करिएगा, ये पूछ देता है एग्जाम में, और उस समय बड़ा कठिन लगता है कि किस संप्रदाय के कवि थे, क्योंकि ऑप्शन में आपका रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, शैव संप्रदाय 4 ऑप्शन दे देगा। अब पूछ देगा कि विद्यापति किस संप्रदाय के कवि हैं, तो गलती ना होने पाए, तो शैव संप्रदाय के कवि हैं। उसके बाद विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद में किए हैं। ठीक है, भृंग भृंगी संवाद में किए हैं, ये ध्यान रखिएगा कि किस में किए हैं। उसके बाद विद्यापति की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो ये कीर्तिलता से पंक्तियां हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में बात की जाएगी। तो ये देसी बैना सब जन मिठा तय ते सब जपहूँ अवहट्टा, ये पंक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और तो कुछ ये उसके बाद एक पंक्ति ये है, बालचंद विद्या वहु भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा।
इस पंक्ति को दे करके पूछ देता है कि ये किसकी पंक्ति है। और ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हेमचंद की पंक्ति होगी या सरहप्पा की पंक्ति होगी। तो ये तो आपको याद रहनी चाहिए कि ये किसकी पंक्ति है। तो ये विद्यापति की पंक्ति है और ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि ये विद्यापति ही बोले हैं, ठीक है। क्योंकि इस को लेकर के लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इसी तरह से सरहप्पा या हेमचंद की जो पंक्तियां हैं इसी तरह से मिलती जुलती रहती हैं, तो लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तब बालचंद विज्जावहु भाषा दूँ नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये जरूर ध्यान में रहे। और इसके पहले ये देसिल बैना सब जन मिठा, ये वाला पंक्ति ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। और ये भी ध्यान रहना चाहिए कि ये कीर्तिलता से ही ये दोनों पंक्तियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आते हैं उनके पदावली की पंक्तियों को देखते हैं। तो पदावली की ये पंक्ति जो है, खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसन धूल तनु भरई, ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है। ये पंक्ति पदावली से है और ये विद्यापति की पंक्ति है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद विद्यापति को कृष्ण गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। मान लीजिए पूछ दिया गया कि हिंदी में कृष्ण गीत काव्य परंपरा के प्रवर्तक कौन हैं, तो ये आपको विद्यापति के लिए जाना पड़ेगा। तो विद्यापति से इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके आगे हम अब अमीर खुसरो की बात करते हैं। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 से 1325 ईस्वी तक हुआ था। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इनको खड़ी बोली का कवि माना जाता है। आदिकाल में ही ये खड़ी बोली लिखने लगे थे और इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा है, यानी कि ये 11 राजाओं के दरबारी कवि रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें तो मान लीजिए हम लोग पढ़े ही हैं, तो इससे तो क्वेश्चन आएगा नहीं। अमीर खुसरो की पहेलियों में पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और सब तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं। ये तो उनकी पहेलियाँ हैं, एक थाल मोती से भरा। तो पहेलियों से तो वैसे कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं है टीजीटी पीजीटी में, बाकी क्या पता पूछ भी दे, थोड़ा आप लोग देख लीजिए। ये वाला एक बार नेट में पूछा था इनकी पहेली का अर्थ, मतलब उसका क्या होगा उत्तर। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा दिया बाती। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद ब्रज भाषा में भी इन्होंने लिखी हैं पहेलियाँ मुकरियाँ, दोहा और गीत में भी लिखे हैं। तो ये सब तो कुछ पूछता नहीं है। आइए कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देख लेते हैं। तो गोरखनाथ के जो छंद हैं उसमें महत्वपूर्ण है, 9 लाख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेलें तब अंतरी बसे भंडारा। तो ये गोरखनाथ का पंक्ति है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे ये वाली पंक्ति देख लेते हैं, अवधू वाला। अवधू रहिया हाटे बाटे रूप बिरस की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये वाली भी पंक्ति थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद ये वाला, ये पंक्ति ज़्यादा पूछती है, अवधू मनचंगा तो कठौती में गंगा, क्योंकि ये पंक्ति रैदास की भी है। तो रैदास की जो पंक्ति है उसमें इस चीज़ का वर्णन है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन जब अवधू लगा करके पूछ दिया जाए कि अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो ये आपको बताना है कि ये गोरखनाथ की पंक्ति है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो की कुछ पंक्तियाँ हैं, लेकिन इसमें से कुछ उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आइए हम लौकिक साहित्य को देख लेते हैं, क्योंकि आपके आदिकाल में लौकिक साहित्य का भी महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो
इसमें जो ढोला मारूरा दूहा है ये लौकिक साहित्य है। इसका रचना 11वीं शताब्दी में किया गया था। यह एक प्रेम काव्य है। उसके बाद ढोला मारूरा दूहा किस छंद में लिखा गया था? दोहा छंद में, जिसमें कुशल राय जो कुशल राय थे उनकी कुछ चौपाइयों को जोड़ करके इसका विस्तार किया गया है। ठीक है। और इसमें किसका वर्णन है? तो ढोला नामक नगर के राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ढोला मारूरा दूल्हा। तो ये ध्यान रखिएगा कि मारवाड़ी नामक राजकुमारी का इसमें वर्णन किया गया है। और मान लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ढोला मारूरा दूल्हा की रचना किसने की है? तो इसको कल्लोल कवि ने लिखा है। ठीक है, कल्लोल कवि ने लिखा है। और कुशल राय जो थे उनकी कुछ चौपाइयों को लेकर के इन्होंने लिखा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अपभ्रंश भाषा पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, देख लेते हैं। जिसमें अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं: दोहा बंध, पदड़िया बंध और गे पदबंध। ये अपभ्रंश भाषा के पदबंध है। पूछ देता है कि पदड़िया पदबंध किस भाषा के हैं? तो अपभ्रंश भाषा के हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक स्टेटमेंट है, देख लीजिए। दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ही बोले हैं। उसके बाद पदड़िया बंध के बारे में तो बात हो गई। कड़वक किसे कहते हैं ये थोड़ा देख लीजिए। जब 8-8 पंक्तियों के बीच धत्ता दिया जाता है तो वहाँ पे कड़वक कहते हैं। धत्ता का मतलब समझते हैं? जैसे आपने रामायण पढ़ा होगा तो रामायण में देखेंगे कि जैसे चौपाइयाँ चलती गई हैं, 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा आ गया है, तो उसी को ही धत्ता कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे विद्यापति ने जायसी का आप वो नागमती वियोग वर्णन पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि पहले चौपाई है, बीच में एक दोहा आ गया, फिर चौपाई है, फिर दोहा आ गया है, तो उसी को धत्ता देना कहते हैं। तो इसमें चरित काव्यों में पदड़िया की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता था, तो उसे कड़वक का। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहप्पा की रचनाओं में मिलता है। तो सर्वप्रथम दोहा पद्धति का प्रयोग किस में मिलता है? तो सरहप्पा में मिलता है। ठीक है। उसके बाद हिंदी के कुछ प्रथम कवि हैं और किसने उनको प्रथम कवि माना है इसके बारे में। तो पुष्य या पुण्य को शिव सिंह सेंगर प्रथम कवि मानते हैं और इनका समय था 7वीं सदी। उसके बाद सरहप्पा को प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल शंकरित्यायन ने। ठीक है। उसके बाद स्वयंभू को किसने पहला कवि माना है? तो राम कुमार वर्मा ने। ये लोग के अपने अपने पर्सनल मत हैं कि हम सरहप्पा को ही पहला कवि मानेंगे, तो हम स्वयंभू को ही पहला कवि मानेंगे। उसके बाद गणपत चंद्रगुप्त जो हैं वो शालभद्र सूरी को पहला कवि मानते हैं। ठीक है। मान लीजिए पूछ दिया गया कि शालभद्र सूरी को पहला कवि किसने माना है, ऑप्शन दे दिया, तो आपको याद रहना चाहिए कि गणपत चंद्रगुप्त ही ने शालभद्र सूरी को पहला कवि माना है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि श्रीमद् भागवत गीता का दोहा चौपाई छंद में किसने अनुवाद किया? तो कवि भूवाल ने 10वीं सदी में। ठीक है। इन्होंने ही श्रीमद् भागवत गीता का दोहा चौपाई छंद में अनुवाद किया। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आदिकाल में प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माने हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माने हैं, और जबकि राहुल शंकरित्यायन सरहप्पा को माने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातियों का युग कहा है। ये प्रश्न आया है, अत्यधिक विरोधी और व्याघातियों का युग आदिकाल को किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल संकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। पुरानी हिंदी से क्वेश्चन आता है कि किसने पुरानी हिंदी माना है अपभ्रंश को। तो ये ज़्यादातर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ही ऑप्शन में दिया रहता है, यही सही होते हैं कि ये जैसे मतलब अपभ्रंश को किसने पुरानी हिंदी माना है, तो गुलेरी जी। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा ने अपभ्रंश को हिंदी से अलग माना है। जैसे हम लोग तो क्रमिक विकास मानते हैं ना कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी इस तरह से आई। तो इसमें जो डिवाइडेशन है उसको लेकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानते हैं। ओके, उसके बाद अवधी भाषा का प्रथम कवि अमीर खुसरो को किसने माना है? अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? तो अवधी भाषा का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने माना है। ठीक है, प्रथम कवि अमीर खुसरो को। तो आज हमारा आदिकाल समाप्त हो गया और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसी आधार पे किताब को पढ़ेंगे और इसी अप्रोच के साथ पढ़ेंगे कि उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और उसको ध्यान करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि आदमी बार बार नहीं पढ़ पाता है। अब आपको रिवाइज करना है तो ज़्यादातर फोकस करिएगा कि कुछ चीज़ें कितनाओं भी उलट पुलट करके पूछा जाए, आपसे गलती ना होने पाए। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। फिर बाद में मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए